तो आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध को समझने से पहले सबसे पहले हम युद्ध का मतलब समझेंगे कि ये युद्ध होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि युद्ध होता है कि जब बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जब युद्ध होता है। लेकिन शीत युद्ध की जब बात आ जाती है तो उस स्थिति में बड़े बड़े बमों, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, लड़ाई होती है लेकिन विचारों से लड़ाई होती है। तो उसे विचारधारा की लड़ाई कह लो। तनाव भी बना रहता है और ये भी डर रहता है कि भविष्य में लड़ाई हो सकती है। तो ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा एक दौर आया था 1945 से शुरू हुआ था, उसी को शीत युद्ध का दौर कहा गया था। इसलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आगे देखिए, आगे जाने से पहले मैं कुछ पीछे की चीज़ें बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। इसमें दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। जैसे हमारी भी लड़ाई होती है दो गुटों के बीच होती है, वैसे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। तो पहला गुट जो था वो था अलाइड शक्ति और जो दूसरा गुट था वो था सेंट्रल शक्ति। अलाइड शक्ति की ओर यूएसए था, ब्रिटेन था, यूएसएसआर जिसे रूस सोवियत संघ भी कहते हैं, और एक था फ्रांस, और अन्य देश भी थे। जबकि सेंट्रल शक्ति में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया जिसे हंगरी उस समय एक ही थे, ऑटोमन साम्राज्य जिसे तुर्की आज के नाम से जाना जाता है, इनके बीच लड़ाई हुई और इसमें जीत हुई अलाइड शक्ति की और हार हुई सेंट्रल शक्ति की। जब ये हार हुई तो इसके कई सारे परिणाम निकले, जिसमें से मुख्य परिणाम तो ये हुआ कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति देश बन गया और भविष्य में दोबारा लड़ाई ना हो तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया, लीग ऑफ नेशन। और साथ ही साथ जर्मनी इस युद्ध में जितनी भी हानि हुई उसकी भरपाई के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी के साथ एक संधि की गई जिसे वार्साई की संधि कहा गया। ये जो वार्साई की संधि थी ये जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। अपमानजनक संधि थी। समझ लो कि जर्मनी एक तरह से तबाह हो गया, बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ गई। ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर क्या हुआ कि जर्मनी में एक नया राजा मतलब जो तानाशाह, जिसे विश्व में हिटलर के नाम से जाना जाता है, हिटलर आया जो जर्मनी में इसने तानाशाह शासन की स्थापना की और इसने इनसे बदला लेने के लिए अर्थात प्रतिशोध लेने के लिए मतलब 20-18 साल बीतने के बाद प्रतिशोध लेने के लिए इसने सबसे पहला आक्रमण किया पोलैंड पे। और जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो वहीं से ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये 1939 से लेकर 45 में चला। पोलैंड पर जो आक्रमण किया गया था वो सितंबर 1939 में किया गया था। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भी दो गुटों के बीच लड़ाई हुई, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, जबकि मित्र राष्ट्र में यूएसए मतलब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ और अन्य देश थे। फिर वही हुआ, इस बज्जी भी मित्र राष्ट्र जीत गया और धुरी राष्ट्र हार गया। लेकिन इसमें एक देश था जो हारा नहीं था, वो था जापान। जापान कई आक्रमण करते जा रहा था और हर क्षेत्र को अपने कब्जे में करते जा रहा था। अब जापान को हराने के लिए मतलब ये दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से एक परमाणु बम गिराया, जबकि नागासाकी पर फेट मैन नाम से परमाणु बम गिराया। और ये बम गिरते ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई 1945 में। आपको एक चीज़ बता दूं कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर जो गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। युद्ध का परिणाम। अब ये जो युद्ध हुआ इसके क्या परिणाम निकले? तो सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि हमें पता था कि मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका दोनों एक ही साथ थे, लेकिन यहाँ पे अमेरिका तो महाशक्ति था ही, लेकिन अब सोवियत संघ भी महाशक्ति बनकर उभरने लगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ हुई, मतलब महाशक्ति बनने के लिए। और यही कारण था शीत युद्ध के
शुरू होने का। शीत युद्ध शुरू हो गया, और जब ये शीत युद्ध शुरू हुआ तो वही आगे निकलने की होड़, इन दोनों के बीच आगे निकलने की होड़, तो शीत युद्ध आरंभ हो गया। और ये युद्ध मतलब इन दोनों के बीच जो आगे की होड़ निकलने की जो होड़ थी, ये 1945 से लेकर 1991 तक चलती रही। हम ये जानेंगे कि ये जो युद्ध था वो किन दो देशों के दायरे में था। तो वही एक सोवियत संघ था एक तरफ, जिसे USSR कहते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक तरफ था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब क्या हुआ, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो सोवियत संघ था वो समाजवाद लोकतंत्र को बढ़ावा देता था, जबकि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता था। यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है, मतभेद भी होते रहते हैं, और युद्ध की संभावना है कि भविष्य में युद्ध हो सकता है, परंतु युद्ध नहीं होता है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। दोनों देशों की विचारधारा अलग होने के कारण इसे विचारधारा की लड़ाई भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ था वो समाजवादी का समर्थक था, तो इसलिए इसे विचारधारा की लड़ाई भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि अब इन दोनों ने गुटों का निर्माण किया, मतलब एक तरह से दोस्ती, जैसे हम अपनी दोस्त लड़ाई होती है तो दोस्त बनाते हैं, गुट बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वैसे इन दोनों देशों ने गुट का निर्माण किया। तो सोवियत संघ ने जो गुट का निर्माण किया और अमेरिका ने जो गुट का निर्माण किया, और नीचे इसकी चर्चा की गई है। तो देखो, अमेरिका ने सबसे पहला जो संगठन बनाया, मतलब जो गुट बनाया, वो बनाया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये सन 1949 में बनाया गया। इसमें जो सदस्य संख्या थी देशों की वो 12 थी। और दूसरा बनाया सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये 1954 में बनाया गया। और एक और बनाया गया सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1955 में बनाया गया। इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सोवियत संघ ने वारसा संधि बनाई और 1955 में बनाई। और इसमें जो सदस्य संख्या थी 8 थी, एक नंबर में आ जाता है, आपको ये याद कर लेना, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, ये आ जाते हैं। जैसे मतलब गुट बना लेना अपने सहयोग के लिए, ठीक। आगे देखते हैं नाटो का उद्देश्य। अब जो नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखो, पहला था कि इसमें जितने भी देश हैं वो एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और युद्ध के समय एक दूसरे का साथ देंगे, मतलब युद्ध में एक साथ हो जाएंगे, ठीक। जबकि वारसा पैक्ट जो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था, उसका एक ही उद्देश्य था, उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना। अगर वहाँ से कोई आक्रमण होता है तो हम उसका हमें मुकाबला करना है। और अब आगे देखते हैं शीत युद्ध के दायरे। मैंने बताया था कि तनाव बना रहता है, मतभेद बना रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होते। हाँ, उस स्थिति में छोटे मोटे छुटमुट कहते हैं ना, रक्त रंजित लड़ाइयाँ हुई, छोटे मोटे बंदूकें चली, लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं हुई, परमाणु बमों वाली लड़ाई नहीं हुई। कुछ लड़ाई हुई, जो अमेरिका के समर्थक थे, जो सोवियत संघ के समर्थक थे, उन्हीं के बीच में लड़ाई हुई छोटे छोटे देशों में। जैसे कि देख सकते हैं कोरिया, आप जानते हो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया आज भी बटी हुई है। उत्तरी कोरिया जो सोवियत संघ का उस समय समर्थन करते थे, दक्षिण कोरिया जो आज भी अमेरिका का समर्थन करते, तो इनके बीच लड़ाई हुई जो 1950 से 1953 के बीच। एक हुई क्यूबा तो बहुत चर्चा में, इसको हमें बिल्कुल सही से पढ़ना होगा, 1961 से 1962। अगला है वियतनाम जो 1954 से 1975। अगला है कांगो जो ये अफ्रीका में पड़ता है, 1960 के दशक में शुरू हुआ। अगला है अफगानिस्तान, ये 1979 से 89 तक चला। और इसमें एक और महत्वपूर्ण, वो है बर्लिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बर्लिन जो है वो जर्मनी में पड़ता है, और आज भी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन जो है, मतलब जर्मनी का विभाजन हो गया दो भागों में, एक पश्चिमी बर्लिन और एक पूर्वी बर्लिन। और इन्होंने क्या किया कि जो पूर्वी बर्लिन थी ये सोवियत संघ के समर्थक थी, जबकि जो पश्चिमी बर्लिन थी, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो अमेरिका के समर्थक थे। तो इन्होंने आप बीच में एक दीवार बना ली जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। ये कब बनी, 1961 में बनी, और इसे शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए, इसे शीत युद्ध का प्रतीक भी कहते हैं। और 1989 में टूट गई। ये क्यों टूटी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट है, वो क्यूबा जो है वो अमेरिका के नज़दीक में पड़ता है, जो छोटा सा
एक द्वीप है, बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन जो इसका जो संबंध था वो सोवियत संघ से था, सोवियत संघ से संबंध था इसका। अमेरिका यहाँ के राष्ट्रपति को धमकी देता था कि आप इससे अपने संबंध को तोड़ लो, ना तो मैं आपको राष्ट्रपति पद से हटा दूंगा, मतलब कुछ ऐसी थी, मतभेद था। अब सोवियत संघ यहाँ पर, मतलब सोवियत संघ क्यूबा में एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। अब जब सैनिक अड्डा बनाना चाहता था तो इसने कई सारी मिसाइलें यहाँ पर रख दी, स्थापित कर दी, और अब अमेरिका को डर सताने लग गया, क्योंकि अमेरिका पहली बार किसी नज़दीकी देश के मिसाइल के रडार में आया था, पहली बार। और अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी थी। वहाँ जाने से पहले हम पता कर लेते कि उस समय नेता कौन थे। तो अमेरिका में जो उस समय नेता थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, जबकि क्यूबा में फिदेल कास्त्रो थे, और सोवियत संघ में निकिता खुर्शेव थे। अब अमेरिका ने ये जो यहाँ से मिसाइलें आ रही है इसको रोकने के लिए अपने सैनिक भेजे अटलांटिक महासागर में, और ये सैनिक यहाँ आए और इधर से सोवियत संघ के आए सैनिक जहाज के साथ। अब ये दोनों ही आमने सामने आ गए। अब पूरा विश्व कांपने लग गया। अगर इनके बीच में थोड़ी सी भी अनबन होती, अगर एक भी गोली चलती, तो आज मेरे अनुमान से ये तीसरा विश्व युद्ध होता, और आज मानव सभ्यता की हम कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय दोनों ही देश परमाणु बम से सक्षम थी। लेकिन ये युद्ध नहीं हुआ। पूरे विश्व ने एक हृदय में शीत का एहसास किया, लेकिन ये युद्ध नहीं हुआ, और इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। इसके बाद ऐसी स्थिति कभी आई नहीं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्यूबा मिसाइल संकट, और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनात करने के बाद अमेरिका को इसकी जो भनक थी वो 3 हफ्ते बाद लगी। परिणाम स्वरूप उसने सोवियत संघ से आ रहे जहाज को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, और दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। अब जब दोनों देश आमने सामने आ गई तो इसी संकट को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज इतने ही, बाकी की जो क्लास होगी वो अगले वीडियो में होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।